डियर स्टूडेंट, कोहेरेंट सोर्स और नॉन कोहेरेंट सोर्स को समझना बहुत ही आसान है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कोहेरेंट सोर्स और नॉन कोहेरेंट सोर्स होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक सोर्स S1 है, कुछ इस तरह से वेव निकाल रहा है। दूसरा सोर्स S2, ये भी एक वेव है। यहाँ S3 एक तरह का वेव ये भी निकाल रहा है इसमें। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से जैसे इसके बीच कालांतर कितना है, कला, तो फेस कला यहाँ पर पाई है। 2 पाई में से पाई माइनस करेंगे पाई, 3 पाई में से 2 पाई माइनस करेंगे पाई, 4 पाई में से 3 पाई माइनस करेंगे पाई। बिल्कुल सेम यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, इसमें भी पाई, यहाँ भी पाई, बिल्कुल यहाँ पाई। इसमें जो होता है, ये कोहेरेंट सोर्स के लिए जो इंटरफेरेंस होता है, वहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, यानी कि ये अगर ये ऊपर चल रहा है तो ये भी ऊपर चलेगा उसी समय, उसी टाइम ये भी चला और उसी टाइम ये भी चला। यहाँ पर नेक्स्ट फिर जब ये नीचे चल रहा है तो ये भी नीचे चलना चाहिए, ये भी नीचे चल रहा। तो यहाँ इनके बीच में ये जो फेस है वो तो कांस्टेंट है ही, साथ साथ इनका डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो है, इसमें इसे हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। इसे क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस, क्योंकि इसमें ही इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पर। यहाँ जो है, यहाँ इनके बीच फेस कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर ये अगर ये ऊपर चल रही है वेव यहाँ सोर्स S से, तो यहाँ पर जो आपका S2 सोर्स है, यहाँ पर वेव का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर इनका जो एम्पलीट्यूड है वो घटकर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर ये इक्वल है, इक्वल, तो इंटरफेरेंस देखने के लिए जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्रीक्वेंसी इनकी सेम होनी चाहिए और इनके बीच में फेस कांस्टेंट होना चाहिए। फेस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, जिसको हम कलांतर कहते हैं, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। इनके जो एम्पलीट्यूड हैं, एम्पलीट्यूड यहाँ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है या बिल्कुल इक्वल हो सकता है। अगर इक्वल है तो और अच्छा है, इसमें और बढ़िया आपको दिखाई देगा इंटरफेरेंस। अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल एम्पलीट्यूड के हैं तो आपको और बढ़िया दिखेगा इसमें। कोहेरेंट सोर्स का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर लेजर लाइट है। जैसे लेजर लाइट कैसे बनाई जाती है, तो लेजर लाइट बनाने के लिए यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स यही कहते हैं, इसमें बहुत हाई पावर का होता है। तो यहाँ पर जैसे कोई बल्ब रखा है तो बल्ब से जो लाइट निकलती है तो यहाँ से टकराती, यहाँ पर एक बहुत बारीक छेद बना दिया जाता है। यहाँ से जो लाइट निकलती उनमें जो है कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी के जब निकलते हैं, बिल्कुल आप समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे लेजर लाइट बनाने के लिए यहाँ लाइट लगा दी गई है और इसको परावर्तक पृष्ठ ये बन जाता है, यहाँ पर पॉलिश कर दिया जाता है और इसी बीच में बहुत बारीक छिद्र कर दिया जाता है, बहुत पतला सा छिद्र कर दिया जाता है। इससे जो लाइट निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और उनमें जो है फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उनके बीच जो है फेस कांस्टेंट होता है और यहाँ पर एक हाई इंटरफेरेंस होने लगता है। ठीक है, ये जो है आपका कोहेरेंट सोर्स का अच्छा एग्जांपल जो है आपका है, क्या है? लेजर लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हम यहाँ पर अगर 2 कैंडल ले लें और मोमबत्ती इसको हम जला दें तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोहेरेंट सोर्स होता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। या 2 बल्ब ले लें, एक ही वाट के 2 बल्ब, जैसे 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो हम ये कहें दोनों बिल्कुल कोहेरेंट सोर्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत अंतर होगा, चाहे थोड़ा ही अंतर हो। तो वहाँ जब अंतर होता है तो वहाँ बनना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये 2 कैंडल है तो इसमें भी नहीं हो सकता है, इनकी भी फ्रीक्वेंसियों में थोड़ा बहुत अंतर है, तो यहाँ भी हम नहीं देख सकते हैं। तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी की बने तो हम एक कैंडल ले लेते हैं, यहाँ पर जब जला देते हैं इसको, और यहाँ पर एक ऐसा पर्दा लगा देते हैं और इस पर्दे के बीच में 2
संकीर्ण छिद्र कर देते हैं पास पास यहाँ से। अब यहाँ से जो लाइट आएगी इसमें, ये जो लाइट आ रही है मान लेते हैं, वो लाइट इससे भी होकर जाएगी और इससे भी होकर जाएगी, दोनों से निकलेगी। तो एक सोर्स हो जाएगा S1 और एक सोर्स हो जाएगा S2। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। यहाँ पे इसको हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्स। ये बिल्कुल इनके बीच जो कालांतर होगा वो कांस्टेंट होगा और इसी को कहा जाएगा कोहेरेंट सोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स के और भी बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं एटम है। तो एटम में क्या होते हैं, जैसे तमाम एटम होता है तो एटम में क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लेते हैं किसी मेटल में बहुत संख्या में, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है एटम की, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे हमको कैसे दिखाई देता है इंटरफ्रेंस। तो वहाँ पर जैसे मान लेते हैं अगर बाहर से एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, ये मान लेते हैं इसी सेल में है और इस सेल में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसको बाहर से जब एनर्जी मिलती है तो अपने से दूसरे यानी उच्च सेल में चला जाता है। और कितने समय तक जाएगा ये, 10⁻⁸ सेकेंड तक वहाँ तक रहेगा। उसके बाद एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी छोड़ते हुए पुनः अपने प्रारंभिक कक्षा में लौटता है, अपने पहले सेल में लौटता है। तो वहाँ पर क्या होता है, इसी तरह से अगर मान लेते हैं किसी में यहाँ पर 1,00,000 एटम है, तो वहाँ पर ये सब यही काम करेंगे 10⁻⁸ सेकेंड तक वो जो है अपने उस सेल में रहेंगे। उसके बाद एनर्जी को क्या करेंगे, वो छोड़ेंगे और एनर्जी को जब छोड़ेंगे तो एक तरह का वेव निकलेगी। अब मान लेते हैं एक आइटम ऐसे निकला, ये छोड़ा, फिर ऐसे निकला, फिर ऐसे आया, तो बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी की ये जो वेव निकलती है, तो इसमें भी क्या होने लगता है, ये हम क्या कह सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स ये भी बनेगा। यहाँ पर असंख्य परमाणु होते हैं, तो यहाँ भी जो है इनके बीच में फेस कांस्टेंट होता है और इनके बीच इंटरफ्रेंस होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, इस तरह से हम एटम के हिसाब से भी इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये घटनाएं घटित होती हैं इसमें। ठीक है। और इसका एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई वायुयान है, वायुयान। तो वायुयान अगर जैसे मान लेते हैं आपके कहीं छत के ऊपर से गुजर रहा है, तो हम अगर बैठ के कहीं पर टीवी देख रहे हैं तो वहाँ पर देखा जाता है जो चित्र होता है वो उसमें रुक रुक कर आने लगता है, अर्थात उसको हम कहते हैं रुक रुक कर जो है फिगर बनने लगता है। इसका रीजन क्या है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये टीवी है और यहाँ पर लगा हुआ है और कोई एरोप्लेन यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से जैसे मान लेते हैं कोई वेव आ रही है, तो वेव क्या होता है, जैसे इससे जब टकराती है एरोप्लेन, यहाँ से जब मुड़ वो आपके छत के ऊपर से जब ये क्रॉस करता है एरोप्लेन, तो यहाँ से जो वेव आती है वो टकराने के बाद एरोप्लेन से उसी डायरेक्शन में ये वापस लौटती है और वापस लौटने के बाद जो है क्या होता है उसमें, जैसे यहाँ पर है तो दोनों में एक किरण यहाँ और ये इधर, और दोनों में इंटरफ्रेंस होने लगता है, जिसके कारण जो है पर्दे पर प्रतिबिंब कभी रुक रुक कर बनने लगता है। ये भी एक अच्छा उदाहरण है। तो इसमें भी इंटरफ्रेंस होने लगता है परावर्तित रेज के कारण। ठीक है, वहाँ पर जो रेज आ रही है परावर्तित, तो उसके कारण भी ये जो है पर्दे पर यानी जो आप टीवी देखते हैं उसमें रुक रुक के इमेज बनने लगता है। उन दोनों रेज में